नमस्कार दोस्तों, इस रोमांच के सफर में आपका स्वागत है। हम अक्सर यह सुनते रहते हैं कि जुल्म, हालात और बुरे वक्त के आगे इंसान घुटने टेक देता है, लाचार हो जाता है और कोई चारा नहीं मिलने पर इंसान बेचारा हो जाता है। परंतु क्या हो जब एक चुड़ैल या भूतनी बेबस हो, लाचार हो और बेचारी भूतनी हो जाए। इस सच्ची घटना के बारे में जानकर हमें यह पता लगेगा कि इंसान ही नहीं बल्कि भूतनी भी बेचारी हो सकती है। बात 2018 की है और उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के एक अतिथिगृह गेस्ट हाउस की है। सुबोध कुछ समय से व्यापार करने के लिए योजना बना रहा था, लेकिन कोई योजना उसको जच नहीं रही थी। यही बात आए दिन वो सबसे करता रहता था कि कोई ऐसा व्यवसाय किया जाए जिसमें मुनाफा बड़ा और जल्दी हो। एक दिन उसका साला रतन एक योजना लेकर उससे मिलने आया। रतन को 2 वर्ष का अतिथिगृह गेस्ट हाउस चलाने का अनुभव था और उसको इस व्यवसाय की बारीकियां भी पता थी। तो उसने यह प्रस्ताव अपने जीजाजी यानी सुबोध को सुनाया और सुनकर ही सुबोध को यह प्रस्ताव काफी पसंद आया और इतना पसंद आया कि उसने अपने साले के साथ मिलकर अगले ही महीने से घर से 3 किलोमीटर दूर एक खाली पड़ी कोठी के मालिक से बात करके उस कोठी को अपना अतिथिगृह गेस्ट हाउस बना लिया। सुबोध और उसके साले रतन ने मिलकर सब साफ सफाई की, बाजार से अपने इस होटल के लिए काफी चीजें खरीदी और विक्की नाम का एक 20 साल का लड़का रख लिया। इस लड़के का काम सफाई करना, मेहमानों को बाजार से सामान लाकर देना और ऐसे ही कई काम करना था। बस ये समझ लीजिए, जरूरत ही उसका किरदार निश्चित करती थी। सुबोध और रतन को पहले ही महीने में अच्छा मुनाफा देखने को मिला, जिससे उनका हौसला काफी बढ़ गया। विक्की को भी यहां काम करने में मजा आने लगा और उसका भी मन यहां काफी लगने लगा। होटल में नीचे 4 कमरे थे। एक बड़ा बरामदा था जिसमें उन्होंने गेस्ट की जानकारी लेने और खुद के बैठने के लिए कुछ सोफे, कुर्सियां और मेज डालकर एक रिसेप्शन बनाया हुआ था और ऊपर वाली मंजिल पर बस एक कमरा बना रखा था और बाकी छत खाली थी। बराबर वाला प्लॉट काफी बड़ा था जो एकदम खाली पड़ा था। प्लॉट के बीच में एक गोल छोटी सी इमारत बनी हुई थी जिसमें कई खिड़कियां थीं जो बाहर से देखने भर से काफी डरावनी लगती थीं। होटल में लोग आते रुकते और चले जाते, फिर नए लोग आ जाते। ऐसे ही होटल को अच्छे से चलते हुए 2 महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन अचानक दोपहर का समय था। सुबोध और रतन घर पर खाना खाने गए हुए थे और विक्की भी होटल के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। कुछ देर विक्की फोन पर बात करके जैसे ही अंदर आया तो वो चौंक गया, क्योंकि सोफे पर उसको एक औरत गंदे कपड़े पहने और मिट्टी में सनी हुई दिखी। विक्की ने ध्यान से देखा तो उस औरत के पेट में बच्चा भी था। विक्की को हैरानी इस बात की थी कि ये औरत उनके सामने से गुजरे बिना अंदर आई कैसे, क्योंकि विक्की तो होटल के दरवाजे पर ही खड़ा था। विक्की ने उस औरत से कहा कि कौन हो आप और आपको क्या चाहिए। इस पर उस औरत ने विक्की की तरफ देखा और कहा, मुझे हरिद्वार जाना है, मेरे साथ हरिद्वार चल। विक्की ने अब उसका चेहरा गौर से देखा। उसका चेहरा मिट्टी से तो सना था ही, साथ में उसकी आंखें ऐसी थीं मानो कि उसकी आंखों में पुतली ही ना हो। पूरी तरह से सफेद आंखें देखकर विक्की डर गया। उसने 1-2 बार उसको भगाने की कोशिश तो की, मगर उसके हरिद्वार चल की रट से वो समझ गया कि ये नहीं मानेगी। तो वह सुबोध को फोन करने के लिए होटल से बाहर आया और बाहर आकर सब सुबोध को बता दिया। उधर से सुबोध ने कहा कि विक्की उसका ध्यान रख, हम बस 5 मिनट में आ रहे हैं। विक्की सुबोध को फोन करके अंदर आया तो उसका गला सूख गया। वहां से वो महिला गायब थी, मगर ज्यादा डरने की बात यह थी कि इस बार भी विक्की होटल के दरवाजे पर खड़ा होकर बात कर रहा था और होटल से बाहर जाने और आने का रास्ता एक लौता वही दरवाजा था जिसके सामने खड़े होकर विक्की ने सुबोध से बात की थी। और उस दिन किसी कमरे में
उस दिन कोई मेहमान भी नहीं था, इसलिए विक्की सदमे में आ गया और सुबोध के आने तक होटल के दरवाजे के सामने ही खड़ा रहा। सुबोध और रतन के आते ही विक्की ने दोनों को सारी बातें बता दी। वो दोनों भी हैरान थे, मगर उनको लगा विक्की कभी कभी नशा भी कर लेता है, तो कहीं ये उसके कारण न हो। ऐसा मानकर उन दोनों ने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दी और विक्की से इस बात को भूलकर काम करने को कहा। मगर विक्की ने जब उनको उस सोफे का हाल दिखाया जहां वो महिला बैठी थी, तो उन दोनों के प्राण सूख गए। वो सोफा गीली मिट्टी से सना हुआ था, जैसे कोई कीचड़ से निकलकर सीधे उस पर बैठ गया हो और बस अभी उठकर ही गया हो। तीनों डर और असमंजस से उस सोफे को देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया, मगर उस दिन से होटल में लोगों का आना काफी कम हो गया और जो लोग आते भी वो कोई न कोई शिकायत करके वहां से जल्दी चले जाते थे। एक शिकायत सभी की जरूर होती थी कि कमरे में से बहुत गंदी बदबू आती है, जैसे कोई मुर्दा शरीर काफी समय से सड़ रहा हो। इसलिए अब मेहमानों का होटल में आना लगभग 90% कम हो गया था। सुबोध और रतन अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहे थे। सुबह से शाम तक कई बार कमरों में तेज खुशबू वाला छिड़काव किया जाता। बाहर को खुलने वाली हर खिड़की बंद कर दी गई और भी कई बदलाव सुबोध और रतन ने किए, जिससे मेहमानों की बताई सभी शिकायतें दूर हो सकें। मगर उनके होटल व्यवसाय में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान थे और इस घाटे का कारण जानना चाहते थे। होटल में मेहमान किसी भी समय रुकने के लिए आ जाते हैं, इसलिए एक दो लोग हमेशा ही होटल में रहते हैं और जो मेहमान वहां रुके होते हैं उसको भी सेवा देनी होती है। इसलिए एक व्यक्ति का हमेशा होटल में होना जरूरी होता है। सुबोध और रतन तो रात को 7-8 बजे ही घर चले जाते थे और विक्की ही होटल में रहकर सारा ध्यान रखता था। विक्की सुबोध और रतन के जाने के बाद खाना बनाता, खाता, थोड़ी देर फोन चलाता और वहीं रिसेप्शन पर रखे सोफे पर सो जाता। यही रोज का उसका नियम था। एक रात होटल तो खाली चल ही रहा था। सुबोध और रतन भी घर जा चुके थे और विक्की खाना खाकर होटल की सभी बत्तियां बंद करके अपना फोन चला रहा था। इतने में उसके कानों में किसी के धीरे धीरे सिसकने की आवाज आई। फिर उसने सोफे पर लेटे हुए पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। उसको लगा उसको कोई गलतफहमी हुई है। वो फिर से अपने फोन में लग गया। फिर कुछ सेकंडों बाद उसको फिर से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। इस बार ये आवाज पहले से काफी तेज थी और विक्की को ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई उसके सर के पीछे ही सिसक रहा हो। विक्की ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसको कुछ नहीं दिखा। फिर उसने उठकर एक छोटे सोफे की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। वहां वही पहले वाली औरत थी। उसने अपने सारे बाल खोलकर अपने चेहरे पर डाले हुई थी। दोनों टांगे पसार कर वो जमीन पर बैठी थी और माथे पर हाथ मार मार कर सिसक कर रो रही थी। ये दृश्य किसी शेर दिल व्यक्ति को भी विचलित कर सकता था। तो विक्की किस खेत की मूली था। विक्की चिल्लाकर बाहर भागा तो वो चुड़ैल भी सरकती हुई उसके पीछे आई और उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर विक्की वहां से बाहर भागने में सफल रहा। विक्की ने एक ही सांस में श्री हनुमान चालीसा पढ़ डाली थी। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने समय देखा तो रात के 1 बजे थे। विक्की ने सुबोध को फोन किया। इतनी रात को फोन आने से सुबोध भी घबरा गया। सुबोध ने फोन उठाया तो उधर से विक्की ने अपनी डरी हुई, कांपती और हकलाती आवाज में उस चुड़ैल से अपना सामना होने की बात बताई, जिससे सुबोध भी डर गया और उसने रतन को फोन करके तुरंत होटल जाने को कहा। जैसे ही रतन होटल पहुंचा तो उसने विक्की को होटल के दरवाजे के सामने ही खड़ा पाया। रतन और विक्की ने डरते हुए साथ मिलकर होटल के रिसेप्शन वाले बरामदे में प्रवेश किया तो वहां कोई नहीं था। विक्की रतन को उस सोफे के पास ले जाता है जहां वो भूतनी दिखी थी। फिर जो उन्हें दिखा उसको देखकर दोनों अंदर तक थार्रा गए। सोफे के पीछे काफी कीचड़ पड़ी थी, जैसे कोई वहां काफी देर बैठा रहा हो और खिसक कर बरामदे के बाहर गया हो। ऐसा दूसरी बार हो रहा था।
तो अब इसको हल्के में लेना बेवकूफी थी। इसलिए रतन ने उस कीचड़ के निशानों की अपने फोन से तस्वीरें लीं और इसका एक वीडियो भी बनाया। अगली सुबह सुबोध के आते ही तीनों ने मिलकर चर्चा की और वो तस्वीरें और वीडियो कोठी के मालिक को भेज दी और अब तक की सारी घटनाएं उसको विस्तार से फोन पर ही बताईं। कोठी का मालिक बिना ज्यादा सवाल जवाब किए उनकी बात मान गया और उसने एक मौलवी को तुरंत भेजने की बात कही और फोन रख दिया। उसके इतनी जल्दी बात मान लेने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसको उस भूतनी के प्रकोप का पहले से अनुभव है और शायद उसकी कोठी इतने समय से खाली होने का यही एक कारण था। इस घटना के 2 दिनों बाद लगभग 60 वर्ष का एक मौलवी होटल में आ गया और सुबोध से आकर बोला कि मुझे कोठी मालिक ने भेजा है, मुझे सारी बात खुलकर बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुबोध ने रतन और विक्की को साथ बैठाया और तीनों ने मिलकर मौलवी को सभी घटनाओं को विस्तार से बता दिया। मौलाना ने सुबोध को कुछ ताबीज दिए और कहा कि इनको तुम्हें होटल के मुख्य दरवाजे, छत और रिसेप्शन पर लगाने हैं। वो भूतनी अब नहीं आएगी और तुम्हारा काम भी ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो सुबोध से 21,000 रुपए ले गया। उस दिन से होटल में वो चुड़ैल तो नहीं दिखी, मगर होटल में अभी भी मेहमानों का आना बहुत कम था। होटल में तबीज लगाए 3 दिन हो चुके थे, मगर काम में सुधार नहीं दिख रहा तो सुबोध और रतन सुबह आते और पूरे दिन खाली बैठकर चले जाते। दोनों के मन में काम को लेकर काफी मायूसी थी। सुबोध अगली सुबह घर में बैठा नाश्ता कर रहा था। उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी और उसका 7 साल का बेटा दूसरे कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। अचानक सुबोध का बेटा चिल्लाते हुए सुबोध के पास आया और बोला कि पापा, उस कमरे में मुझे एक काली परछाई दिख रही है और मुझे डरा रही है। आप उसको भगा दो, नहीं तो वो मुझे मार देगी। बेटे की आवाज सुनकर सुबोध की पत्नी भी कमरे में आ गई। फिर सुबोध और उसकी पत्नी ने उस कमरे में जाकर देखा तो कोई परछाई वहां नहीं थी। पत्नी सुबोध से बोली कि हमारे घर में कुछ तो गड़बड़ है। 3-4 दिनों से मुझे रोज डरावने सपने आ रहे हैं। कभी शमशान में खड़ी देखती हूं खुद को, तो कभी घर में लाशों के ढेर नजर आते हैं। हमारी 2 साल की बेटी भी रोते हुए उठती है और अब बेटा भी काली परछाई से डर गया। इसलिए मुझे अब इस घर में बहुत डर लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे मानो कि कभी भी कोई अनहोनी हो जाएगी। सुबोध ने सारी बातें सुनी और सोचा कि कहीं होटल वाली भूतनी ने तो घर पर हमला नहीं कर दिया। पत्नी को जल्दी ही ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलकर सुबोध होटल आ गया, जहां उसने रतन से सारी बातें बताईं और दोनों ने उसी मौलवी को बुलाकर घर का भी इलाज कराने का फैसला किया। मौलवी ने सुबोध को बताया कि ये वही होटल वाली चुड़ैल का काम है। मैंने अपने इलाज से होटल तो सुरक्षित कर दिया, मगर इसने अब आपके घर पर हमला कर दिया। अगर आप मुझे समय पर नहीं बुलाते तो बच्चों के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इतना कहकर मौलवी ने घर में झाड़ फूंक की और वहां भी ताबीज घर के हर मुख्य कोनों में लगवा दिए। इस झड़ फूंक के मौलवी ने 51,000 रुपए लिए और सुबोध के काफी कहने पर भी पैसे कम नहीं किए और कहा, यह बहुत खतरनाक शैतानी शक्ति है। इसको काबू करना और इसको परिवार से दूर रखना आसान नहीं है, इसलिए खर्चा तो यही रहेगा। इतना सुनकर सुबोध ने मौलवी को पैसे दे दिए और वो होटल आ गया। कुछ दिन बीते होटल और घर दोनों में शांति थी, मगर होटल में काम एकदम शून्य हो गया था। होटल का खर्चा सुबोध और रतन को घर से उठाना पड़ रहा था। सुबोध बहुत परेशान था और उसका पूरा दिन यही सोचने में जाता था कि आखिर इलाज के बाद भी काम में सुधार क्यों नहीं हो रहा। एक दिन सुबोध के होटल जाने के बाद उसकी पत्नी नहाने जा रही थी। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर एक कीचड़ में सनी औरत सारे बाल खोलकर नल के नीचे बैठी है और पानी उसके सर पर गिर रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सुबोध की पत्नी डरकर वहां से भागी और नीचे आकर सुबोध को फोन किया। सुबोध घर आया और पूरे घर में देखा तो उसको कुछ नहीं मिला। सुबोध ने मौलवी को फोन करके अभी घर आने को कहा।
कुछ ही देर में मौलवी वहां आ गया। सुबोध ने मौलवी को घर की आज की बाथरूम वाली बात बताई और यह भी बताया कि होटल में काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। इस पर वो मौलवी बोला कि मैंने जो ताबीज दिए थे उसमें से कुछ ताबीज किसी ने वहां से हटा दिए हैं, जिसकी वजह से उस शक्ति ने इस घर में फिर से प्रवेश किया है। वो शक्ति बहुत ताकतवर है, इसलिए वो आपका काम भी चलने नहीं दे रही। मैं एक बड़ी साधना करूंगा जिससे आपके घर और होटल में तो एकदम हमेशा के लिए शांति हो ही जाएगी, साथ में आपका काम भी पहले से बेहतर चल पड़ेगा। मगर ये साधना कोई आम साधना नहीं है, इसलिए इसमें आपका 1,51,000 का खर्च आएगा। सुबोध तो पहले ही इतने पैसे दे चुका था, कोई खास आराम भी उसको नहीं पड़ा था और खुद को वो मौलवी के द्वारा ठगा महसूस करता था। तो उसने कहा कि अभी तो पैसे नहीं हैं और काम भी नहीं चल रहा, हम आपको पैसों का प्रबंध करके बुला लेंगे। ये सुनकर मौलवी वहां से चला गया। मगर उस दिन से होटल और घर में दिक्कत और अशांति होने लगी। कभी होटल में विक्की सोते हुए डर जाता और रात को उसको पूरे होटल में किसी के गुर्राने की आवाज आती रहती। तो कभी घर में बच्चे आए, दिन डर कर रात में रोते हुए उठ जाते। तो कभी पत्नी को बुरे और खौफनाक सपने आए, दिन दिखते रहते। सुबोध घर में भी और होटल में भी इन बातों से घिरा था, इसलिए वो बहुत परेशानी में चल रहा था। फिर एक दिन उसने अपने बचपन के दोस्त जतिन को फोन किया। सुबोध इतना तो जानता था कि उसका दोस्त काली मां का पुजारी है, काली मां की पूजा और साधना करता है, मगर वो शैतानी शक्तियों का इलाज भी करता है। ये उसको जतिन से बात करके पता चला। बस फिर क्या था, सुबोध ने अपने दुखों का पिटारा जतिन के आगे खोल दिया और उसको तुरंत अपने पास आने को कहा। अगले ही दिन जतिन दिल्ली से ग्रेटर नोएडा सुबोध के पास उसके होटल जा पहुंचा। चाय नाश्ते के बाद जतिन ने पूरे होटल का जायजा लिया। विक्की, रतन और सुबोध से विस्तार में बात की और 4 नींबू लाने को कहा। चारों नींबू बीच से काटकर उनको पहले छत पर, फिर रिसेप्शन पर और आखिर में कोठी के मुख्य द्वार पर जब डाला तो वो सभी नींबू के 8 कटे हुए टुकड़े हर बार हर जगह उल्टे ही गिरते रहे। फिर जतिन ने उस होटल के शौचालय का मुआयना किया तो पाया कि उस शौचालय में ऐसा लग रहा था मानो जैसे 50 लोग एक साथ जोर जोर से बातें कर रहे हों, और रिसेप्शन से लेकर होटल के हर कमरे तक इतनी खुशबू का रोज छिड़काव होने के बाद भी इंसानी मुर्दा सड़ने की दुर्गंध फैली हुई थी। अब जतिन ने बाहर आकर होटल वाली कोठी के आसपास देखा तो पाया कि एक तरफ तो एक और खाली कोठी थी जिसमें किराए पर कुछ लोग रह रहे थे और दूसरी तरफ एक खाली प्लॉट पड़ा था। बस बीच में एक गोल गुंबद नुमा एक छोटी सी गोल इमारत बनी थी जिसमें ऊपर की ओर कई खिड़की थी, जैसे मानो वो कोई भूत बंगला हो। जतिन सभी लोगों को लेकर अंदर आता है और ये सब उन तीनों को बताता है और विक्की से पूछता है कि ये दोनों तो रोज होटल आकर घर चले जाते हैं, तू ये बता, तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई जिसकी वजह से यह आफत तुम सबके गले पड़ गई हो? विक्की ने कहा कि नहीं, बस बराबर वाले खाली प्लॉट में मैं कभी कभी कूड़ा डाल देता हूं और छत पर अगर बैठा हूं और पेशाब आ जाए तो प्लॉट में कर देता हूं, ये तो कोई बड़ी बात या गलती नहीं है। जतिन ने विक्की को गालियां दी और कहा कि तेरे ऐसे कामों से ही चिढ़कर वो भूतनी इस होटल में घुसी है और ये सारा बवाल इसीलिए हुआ है और तू कह रहा है ये तो कोई बड़ी बात या गलती नहीं है। सुबोध ने कहा, जतिन ठीक से बता क्या हुआ, कैसे हुआ? जतिन ने विस्तार से सब बताना शुरू किया। मैंने जब होटल का मुआयना किया और सभी नींबू के टुकड़े उलटे गिरे, मैं तभी समझ गया था कि यहां कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक है और अभी तक भगवान की कृपा है कि यहां दिएटियारे या सुबोध के घर कोई मौत नहीं हुई। इसी गलती की वजह से उसके पूरे आसार थे। पूरे होटल में मुर्दे के सड़ने की दुर्गंध, बाहर इतनी शांति होने के बाद भी शौचालय में इतने लोगों के शोर मचाने की वो डरावनी आवाजें, या तुम्हारे काम का न चलना भी विक्की की इसी गलती का परिणाम है। सुबोध ने पूछा कि जतिन यार, क्या अब ये सब ठीक हो सकता है? जतिन ने सुबोध से कहा
कि मुझे आज रात ही मेरी काली मां की साधना करनी होगी और तेरी तरफ से अर्जी लगानी होगी। वहां से इस घोर संकट का समाधान मिलेगा, क्योंकि ये गुत्थी बहुत उलझी हुई है। इसलिए सुबोध, तू मुझे 1 दिन का समय दे दे। मैं परसों आकर मेरी मैया की कृपा से सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर जतिन वहां से दिल्ली वापस आ गया। 1 दिन बाद सुबोध ने जतिन को फोन किया तो उसने आने का समय दोपहर के 12 बजे का बताया और उसी समय सुबोध के होटल में पहुंच गया, जहां उसको सुबोध, रतन और विक्की सब मिल गए। पहले तो जतिन ने उस मौलवी के सारे ताबीज होटल के हर कोने से हटाने को कहा। फिर सबको बैठाकर कुछ सामग्री रखकर काली मां की एक छोटी सी पूजा कराई और अपनी झोली से कुछ निकालकर जलाई और होटल की छत से लेकर होटल के सभी कोनों में उसकी सुगंध को छोड़ा, जिससे सारी नकारात्मकता दूर हो सके और इंसानी मुर्दा सड़ने की दुर्गंध हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन सब के बाद जतिन ने सामग्री से निकालकर काली मां की जोत पर से उतारकर सबको मंत्र पढ़े काले धागे गले में बांधने को दिए, जिससे उन पर कोई शैतानी शक्ति वार न कर सके। ऐसा ही जतिन ने सुबोध के घर जाकर भी किया और इस तरह से अब जतिन ने सुबोध का घर और होटल दोनों सुरक्षित कर दिए। जतिन उस चुड़ैल को मंत्रों से बांधकर अपने साथ दिल्ली ले आया। 2 दिनों बाद सुबह 6 बजे ही जतिन ने सुबोध को फोन कर दिया और उसको कहा कि मैं आज तेरे होटल आ रहा हूं, कुछ बात करनी है। सुबोध थोड़ा डर गया और पूछा, सब ठीक तो है जतिन? जतिन ने कहा, मैं आकर बताता हूं। दोपहर को सभी लोग फिर से मिले और जतिन ने बोलना शुरू किया, सुबोध, मैं अपने साथ इस होटल वाली चुड़ैल को ले गया था। सोचा था इसको काली मां की जोत की अग्नि में भस्म कर दूंगा, मगर उस चुड़ैल ने कल रात मेरे सपने में आकर अपनी व्यथा, अपनी दुख भरी आपबीती सुनाई तो मैं हिल गया और इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो चुड़ैल भूतनी तो है, मगर वो बेचारी भी है, इसलिए मैं उसको बेचारी भूतनी ही कहूंगा। काफी वर्ष पहले जब यह जगह विकसित नहीं थी, तब आसपास की सारी जगह वीरान और जंगल था। तब पास के लोग घर में शौचालय नहीं होने के कारण यहां शौच करने आते थे। तो एक रात एक लड़की जिसके पेट में बच्चा था, वह भी यहां इसी कारण आई, जिसको आते हुए 4 बदमाश लड़कों ने देख लिया और इसका पीछा करके इसके साथ वो अब किया और यहीं बराबर वाले प्लॉट में इसको बेरहमी से मारकर गाड़ दिया और भाग गए। तब से यह लड़की बेचारी भूतनी बनकर यहां रह रही है। इस बेचारी भूतनी ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। विक्की ने इस बेचारी भूतनी के घर यानी बराबर वाले प्लॉट में कूड़े डालने और पेशाब करने की बदतमीजी न की होती तो वो इस होटल में कभी नहीं आती। मौलवी को भी ये सब यहां आने पर पता चल गया था, मगर सुबोध, उसको तुझसे बार बार पैसे ठगने थे, इसलिए उसने इस बेचारी भूतनी को अपने वश में करके तेरे घर पर छोड़ दिया और तेरे परिवार को डराने के लिए मजबूर किया, जिससे तू उसे बार बार इलाज कराए और उसका लालची पेट भरता रहे। मौलवी ने इस बेचारी भूतनी को मुक्ति का लालच भी दिया, परंतु इसको अपना गुलाम बना लिया और इससे बुरे काम कराता रहा। इसको मौलवी ने मुक्ति नहीं दी और ये बेचारी भूतनी मजबूरी में परेशान होकर ऐसे काम करती रही। अब यह बेचारी भूतनी उस मौलवी के नहीं मेरे वश में है और यह कई वर्षों से मुक्ति पाना चाहती है। इसलिए जब यह सबसे पहले विक्की को पहली बार दिखी थी, तब इसने हरिद्वार जाने की ही बात कही थी और यही बात कल रात रो रो कर इसने मेरे सपने में भी कही है। तो तुम लोग इसको अब हरिद्वार छोड़ आओ। मैं इसको एक मिट्टी की हरिया में डालकर इस आत्मा को मंत्रों से बांधकर और कुछ फल फूल और मिठाई डालकर वो हरिया तुम्हें दे रहा हूं। तुम कल ही इसको लेकर हरिद्वार चले जाओ। यह बेचारी भूतनी जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाएगी और हरिद्वार की हमारी पवित्र श्री गंगा मैया में प्रवाहित होकर मुक्ति पा जाएगी।
अब यह बेचारी भूतनी उस मौलवी के नहीं, मेरे वश में है और यह कई वर्षों से मुक्ति पाना चाहती है। इसलिए जब यह सबसे पहले विक्की को पहली बार दिखी थी, तब इसने हरिद्वार जाने की ही बात कही थी और यही बात कल रात रो रो कर इसने मेरे सपने में भी कही है। तो तुम लोग इसको अब हरिद्वार छोड़ आओ। मैं इसको एक मिट्टी की हरिया में डालकर, इस आत्मा को मंत्रों से बांधकर और कुछ फल फूल और मिठाई डालकर वो हरिया तुम्हें दे रहा हूं। तुम कल ही इसको लेकर हरिद्वार चले जाओ। यह बेचारी भूतनी जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाएगी और हरिद्वार की हमारी पवित्र श्री गंगा मैया में प्रवाहित होकर मुक्ति पा जाएगी। सुबोध और रतन ने अगली सुबह ऐसा ही किया और इस तरह वो आसैबो भाई बेचारी भूतनी मुक्ति पा गई। तब से आज तक सुबोध के होटल और घर दोनों जगह शांति है। साथ में उसका होटल भी पहले से अच्छा चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।